हमने शहर को दी एक नई पहचान, हम हैं सिंघानिया बिल्डकॉन। चलिए, और इस वक्त हमारे साथ में स्टूडियो में दो बहुत खास मेहमान जुड़े हैं, दोनों पक्षों से, सत्ता पक्ष से, विपक्ष से, और बहुत ही जिम्मेदार नेता हैं, जिम्मेदारी से बात रखते हैं। विकास भोंदरिया साहब हैं भारतीय जनता पार्टी से, और मिथुन अहिरवार साहब है, लॉजिकली बात करते हैं कांग्रेस पार्टी, विपक्ष की तरफ से बात रखेंगे। सबसे पहले विकास जी, स्वागत है आप दोनों का। और विकास जी, सवाल आपसे है, अब की बार सरकार कहती है कि चाइल्ड बजट अलग से होगा। तीन तरह की चुनौतियां हम पाते हैं। पहली ये कि आफ्टर कोविड चीज़ों को कैसे आप बूस्ट करें, और इसमें बच्चों का भी नुकसान है, व्यापार का भी जो नुकसान हुआ उसको कैसे रिकवर करें। दूसरा, इंडिपेंडेंट मध्य प्रदेश, आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश, इसका क्या व्यवस्थाएं की जाएंगी। और तीसरा, आने वाला साल चुनावी साल है, तो जाहिर तौर पर पॉलिटिकल भी एक प्रेशर रहता है। इन तीनों लिहाज से आपकी उम्मीदें क्या हैं इस बजट से? देखिए, जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि बजट आएगा उसी में पता लगेगा क्या चीज़ें हैं, लेकिन मूल रूप से आप मध्य प्रदेश के स्वभाव को समझिएगा। ग्रामीण व्यवस्था को हमें और सुदृढ़ करना है, तो इस मामले में यकीनन वित्त मंत्री जी सरकार का प्रस्तुतिकरण करेंगे ही करेंगे, जिससे कि किसान को फायदा हो सके, और न केवल किसानी को बल्कि पूरी ग्रामीण अर्थव्यवस्था को, वो कुटीर उद्योग हैं, गांव से संबंधित उद्योग धंधे हो सकते हैं, वहाँ प्रोवाइड की जाने वाली सर्विसेज हो सकती है, जैसा मुख्यमंत्री जी ने। मध्य प्रदेश का बजट पेश होना है और 10 बजे कैबिनेट की मीटिंग है। इसके पहले हमारे साथ में यहाँ विकास भोंदरिया साहब बीजेपी से और मिथुन अहिरवार साहब कांग्रेस पार्टी जुड़े। सीधे विकास जी का रुख करते हैं। विकास जी, क्षमा चाहेंगे, आपकी आवाज़ हम पहले सुन नहीं पा रहे थे, टेक्निकल दिक्कतों की वजह से आप दोनों को इंतजार करना पड़ा। जी बताएं विकास जी, आपसे यही उम्मीद है कि क्या बजट को लेकर कांग्रेस पार्टी के जो आरोप हैं उनसे इतर बीजेपी की सोच है, क्या वो रिफ्लेक्ट होगी? देखिए, कांग्रेस के आरोपों का सवाल नहीं। भारतीय जनता पार्टी मध्य प्रदेश की जनता के हित के लिए लगातार काम करने की सोच के साथ में सरकार चला रही है। और जैसा वित्त मंत्री जी ने कहा कि मध्य प्रदेश को आत्मनिर्भर बनाने का जो सरकार ने संकल्प ले रखा है, उस और हम आगे कैसे बढ़ें, इसको लेकर बजट प्रस्तुत होगा। मध्य प्रदेश का भविष्य है बच्चे, उनके लिए खास चर्चा होगी। जैसा साल भर में कुछ योजनाओं के ऊपर घोषणा करके हमने काम चालू किया है, उसके लिए बजटीय प्रावधान होंगे। सीएम हाई राइज स्कूल्स बनाना है ताकि ऐसे मॉडल स्कूल्स बन सकें जिनमें बच्चों को प्रवेश मिल सके, ज़्यादा संख्या में मिल सके, और एक उदाहरण बने समाज के लिए। ग्रामीण अर्थव्यवस्था को मजबूत करने वाली बात है। सीएम साहब ने चर्चा करी थी कि गाय को हम कैसे और समाज के लिए लाभकारी बना सकें और गौ संरक्षण भी कर सकें। इस हेतु पहल इस बजट में आपको बहुत प्रमुखता से दिखाई देगी। आपने जिक्र किया था व्यापार व्यवसाय का, उद्योग धंधों का। यकीनन पिछले 1.25 साल में हमें इस मामले में जो प्रोग्रेस होनी थी उतनी प्रोग्रेस हम नहीं कर पाए, क्योंकि व्यापारी वर्ग, व्यवसायी वर्ग इस और नए प्रोजेक्ट्स को चालू करने में थोड़ा संकोची रहा है, और परिस्थितियों के अनुरूप भी रुकावटें रही हैं। लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने लगातार व्यवसायियों की समस्याओं को हल करने में निर्णय लिए हैं। आपने हाल में देखा होगा कि एसटी कनेक्शंस में जो लोग डिफॉल्टर हो गए थे, उनके कैसे बिजली कनेक्शन पुनः चालू हो पाए, इसके लिए योजना प्रस्तुत करी है, और लोग उसका लाभ भी ले रहे हैं। एसटी कनेक्शंस पुनः चालू होने लग गए हैं। मुझे लगता है कि वित्त मंत्री जी और बेहतर पिक्चर इस बजट के माध्यम से प्रस्तुत करेंगे, जिसमें युवाओं को रोजगार के अवसर मिल सके, ग्रामीण अर्थव्यवस्था मजबूत हो सके। कर्मचारियों के लिए हाल में मुख्यमंत्री जी ने घोषणाएं करी हैं जो लाभकारी रही हैं, जिनका स्वागत हुआ। इस प्रकार की तमाम योजनाओं और किस तरह से हम बेहतर सरकार के पैसे को खर्च कर सके, इसको एक बहुत अच्छा प्लान इसमें प्रस्तुत होगा। जी, विकास जी ने जो बातें रखी, मिथुन जी, आप कांग्रेस पार्टी के एक युवा नेता होने के नाते क्या उम्मीद इस बजट से करते हैं? क्योंकि फिलहाल तुम उम्मीदों पर चर्चा कर सकते हैं। देखिए, उम्मीदों के साथ साथ बातों पर भी चर्चा होनी चाहिए। उम्मीद इस बात की कि कम से कम पिछले बजट में
जो वादे किए गए थे उन वादों को ही पूरा कर देती। सीएम राइज स्कूल से शुरू करते हैं। सीएम राइज स्कूल 9,500 बनाने थे, पहले चरण में 350 बनाने थे, एक भी आज तक नहीं बना। कितना पैसा एलोकेट हुआ, कितना खर्च हुआ, इसकी बात की जानकारी सरकार देने को तैयार नहीं। महंगाई और बेरोजगारी से सब लोग त्रस्त हैं। प्रदेश के हमारे वित्त मंत्री कहते हैं कि जो जो इकोनॉमिक सर्वे होता है वो प्रदेश का आईना होता है। तो प्रदेश का आईना ये बताता है कि पिछले एक साल में 5.5 लाख जो बेरोजगार हैं वो मध्य प्रदेश में बढ़ गए हैं। उत्तर प्रदेश के सहित 5 राज्यों के चुनाव खत्म हो चुके हैं। क्रूड ऑयल का जो रेट है, तो क्या तैयारी हमारी प्रदेश सरकार की है कि यहाँ पर वैट ना बढ़ाना पड़े, वहां पर जो टैक्स है ना बढ़ाना पड़े। हमारी सरकार जब केंद्र में थी तब कहते थे कि साहब ये जो रेलवे बजट आता है ये भेदभाव का बजट है, अलग से बजट नहीं होना चाहिए, पूरा समग्र बजट होना चाहिए। तो ये चाइल्ड बजट अलग से क्यों लाया जा रहा है? अलग से बजट का तो आप तो एक देश एक बजट वाले लोग थे। किसान सम्मान निधि मुख्यमंत्री जी ने कहा था कि केंद्र भले ही 6,000 रुपए दे रहा हूं, हम लोग 10,000 रुपए देंगे, आज तक एक किसान को मिली नहीं। 10 ट्रिलियन की इकोनॉमी प्रदेश की अर्थव्यवस्था को बनाने की बात कही गई थी। दूर दूर तक हम उस तरफ है नहीं। जिस समय आपकी प्राथमिकता होनी थी कि मध्य प्रदेश जो कुपोषण में पहले नंबर पे है, जो ई श्रम पोर्टल में बेरोजगारी पर दूसरे नंबर पे है, जो तीसरे नंबर में सबसे खराब स्वास्थ्य सुविधाओं में है, जो चौथे नंबर का सबसे गरीब राज्य है, ऐसे राज्य में यदि आपने आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाने की बात कही थी तो केंद्र सरकार का 22,000 करोड़ रुपए का जो एलोकेशन अपनी मद में देना था वो आज तक मध्य प्रदेश को मिला नहीं। वो आवाज तो आप उठाते नहीं है क्योंकि आप मध्य प्रदेश को आप कह चुके कि आत्मनिर्भर मध्य प्रदेश बनाएंगे। तो ये पैसा कहां से आएगा? पिछले साल का भी जो बजट था उसमें आपकी प्राप्तियां 2,15,000 करोड़ रुपए की थी, जबकि आपका खर्चा जो था वो 2,41,000 करोड़ रुपए का था। वो आपने खर्चा किया नहीं क्योंकि जो डिफरेंस है उसको आप पाट नहीं पाए। मध्य प्रदेश में जनता को राहत देने के कोई प्रावधान नहीं, वो भी तब जब पहली बार रिकॉर्ड मध्य प्रदेश में ऐसा हुआ कि शराब से जो हमारी आय है वो पेट्रोल डीजल से ज्यादा है। तो ऐसी आय होने के बाद भी प्रदेश के लोगों को कोई राहत नहीं मिलती। सिलेंडर आज भी उतनी महंगा खरीदा जा रहा है, पेट्रोल डीजल पर कोई राहत नहीं। केवल केंद्र सरकार ने जो राहत दी थी उसका समय खत्म हो चुका है। जो गरीब श्रमिक हैं उनके खातों में पैसा पहुंचाने की। विकास जी उत्तर देना चाहेंगे जो मिथुन जी ने बातें कही हैं? जी देखिए, कांग्रेस ने कोई सुझाव तो रखा नहीं, केवल आरोपात्मक राजनीति करना। विधानसभा से उनके अनेक विधायक दूर भगने लगे हैं क्योंकि उन्हें मालूम है कि चर्चा के बिंदु तार्किक प्लेटफॉर्म पे वहाँ पे प्रस्तुत नहीं कर पाते हैं। ये हाल कांग्रेस के हैं। लेकिन फिर भी इसके इतर हमने लगातार जो चुनौतियां ही हैं उनको भी सामना किया है। और आप देखेंगे जो बेरोजगारी की बात कांग्रेस करती है, देखिए आर्थिक सर्वेक्षण में एक प्रस्तुतिकरण है कि मध्य प्रदेश की जो रोजगार बोर्ड है उसमें रोजगार पाने वाले इच्छुकों की कितनी संख्या है। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो बेरोजगारों की संख्या है। सरकारी नौकरियों में रोजगार के लिए मध्य प्रदेश सरकार के द्वारा आयोजित की जाने वाले रोजगार मेलों में पार्टिसिपेटिव होके और बेहतर रोजगार प्राप्त करने के लिए लोग ये रजिस्ट्रेशन कराते हैं। इसका मतलब ये नहीं होता कि वो आज की तारीख में बेरोजगार हैं, वो काम में हैं और बेहतर काम का प्रयास कर रहे हैं। बड़ी स्पष्टता से आंकड़ों को गलत ढंग से परिभाषित करना, भ्रम फैलाना, ये लगातार कांग्रेस का काम रहा है। मध्य प्रदेश में रोजगार क्या इसमें भ्रम फैला रहे हैं आप? देखिए, स्व सहायता समूह, महिलाओं का स्व सहायता समूह के माध्यम से किस तरह से इनकम जनरेट हो रही है। मतलब कितना हास्यास्पद तर्क है कि जिन लोगों के पास रोजगार होता है वो लोग बेरोजगारी पोर्टल पर रजिस्टर कराते हैं। यही हाल इनकी सरकार का भी है। सरकार पूछ रही है आप कितने प्रतिशत बेरोजगार हैं, क्या आप पूरी तरीके से बेरोजगार हैं इसलिए बेरोजगारी पोर्टल पर रजिस्टर करा रहे हैं। जब इस तरीके की हास्यास्पद बातें बेरोजगारी पोर्टल के बारे में कही जाएंगी, जो आज बेरोजगारी पोर्टल हो गया, रोजगार पोर्टल के नाम से कभी हुआ करता था, तो उस पोर्टल के माध्यम से भी देखिए कैसा भ्रम फैलाया जा रहा है कि जो लोग मतलब पूरे प्रदेश के लिए सुनने लायक बात है। जिन ठीक है, हम थोड़ा बड़े स्तर पर बात करते हैं मिथुन जी, थोड़ा सा बड़े स्तर पर बात करते हैं, क्योंकि आप अभी हम एक्सपेक्टेशन पर चर्चा कर रहे हैं। विकास जी, एक मेरा छोटा सा सवाल है, मैंने शुरू में भी पूछा था, अब की बार जो चाइल्ड बजट अलग से लाया जा रहा है, इसको लेकर थीम क्या है? उनके एजुकेशन, उनके हेल्थ, उनके कुपोषण, या फिर उनके आने वाले भविष्य से जुड़े, जिसमें हम कहते हैं उन्हें रोजगार परक शिक्षा शुरुआत से देंगे, किस पर ये फोकस होगा? देखिए, मैं चर्चा करता हूं आपसे, हमारे यहाँ बच्चे की मोर्टेलिटी रेट क्या था
उसको हमने बेहतर बनाया है और बेहतर बनाने की उसमें हमें उम्मीदें हैं। वो उन संभावनाओं के लिए बजट प्रस्तुतिकरण करना, इसके बाद में कुपोषण हमारे यहाँ एक पुरानी समस्या रही है मध्य प्रदेश की, और ये कोई हाल की समस्या नहीं है, लेकिन उसमें हम कैसे और बेहतर बन जाए, हम बने हैं, और कैसे हमारे 5 साल के जो बच्चे हैं वो बेहतर सेहत पा सकें, बेहतर जीवन ले सकें, इसके लिए प्रोग्राम उसमें प्रस्तुत किया जाएगा। नंबर तीसरा, आप देखेंगे कि हमारे यहाँ पहले इंस्टीट्यूशनल बर्थ रेट क्या होता था, आज वो 95% हो गया है, पहले 60% होता था। तो जननियों को सुविधाएं प्रदान करना ताकि बच्चे अच्छे बन सके, इन सब चीज़ों को कंपाइल करते हुए अब बच्चों की प्राथमिक शिक्षा और हायर सेकेंडरी स्कूलिंग की व्यवस्था मध्य प्रदेश सरकार उसके लिए प्रोविजंस लगातार कर रही है। उनको एक हाईलाइट करने के लिए, समाज में उन सुविधाओं के उपयोग के लिए जागरूकता पैदा करने के लिए एक मिशन की तरह में उसे कहा जाएगा कि हम चाइल्ड बजट एक अलग से बता रहे हैं कि हम बच्चों के लिए क्या व्यवस्थाएं कर रहे हैं, ताकि आने वाले मध्य प्रदेश के भविष्य के लिए हमने क्या किया ये स्पष्टतः जाहिर हो सके। जी मिथुन जी, ये जो चाइल्ड बजट है, आपने कहा कि पिछली घोषणाएं पूरी नहीं होती, लेकिन अब की बार आप क्या इससे एक्सपेक्ट कर रहे हैं? क्योंकि चाइल्ड हर एक के फोकस में होना चाहिए, अगर वे मजबूत हैं तभी आपका प्रदेश या देश आगे मजबूत होगा। देखिए, इसका स्वरूप अभी क्लियर नहीं है, मुझे लगता है क्लियर होगा भी नहीं, क्योंकि चाइल्ड बजट के बजाय यदि आप कुपोषण के लिए एक अलग से थोड़ा सा प्रावधान लाते हैं जिसमें कि पूरी फैमिली कवर हो, क्योंकि कई सारे ऐसे इलाके हैं मध्य प्रदेश के जो कि सूडान और साउथ अफ्रीका से भी ज़्यादा खराब स्थिति में हैं, तो पूरी फैमिली के लिए समग्र यदि आप एक योजना लाते हैं, उसके लिए आप प्रावधान करते तो बेहतर होता, क्योंकि चाइल्ड एक एंटिटी किस तरीके से होता है, आप विभिन्न वर्गों के लिए योजना बनाते हैं, चाइल्ड के लिए आप कौन सी अलग से योजना ला रहे हैं, उसके क्या प्रावधान होंगे वो तो देखने पर पता चलेगा। क्या चाइल्ड के कुपोषण को उसमें एड्रेस किया जाएगा, जिसमें हमारे साथी कह रहे हैं उन्होंने बहुत अच्छा काम किया, मध्य प्रदेश नंबर 1 पर है कुपोषण में, उनको जो मिड डे मील मिलती है उसकी क्वालिटी से लेकर के उनको जो एजुकेशन मिलती है, उनको जो स्कॉलरशिप्स दी जाती हैं 4वीं 5वीं कक्षा तक, तो वो क्या सारी चीजें होंगी, तो ये देखने वाली बात होगी। लेकिन मुझे नहीं लगता कि मध्य प्रदेश की सरकार कोई समग्र रूप से योजना बना रही है, क्योंकि आय के साधन तो हमारे पास खत्म है। आपको करना क्या है, एक घोषणा करनी है, वाहवाही लूटनी है कि हम ये कर देंगे वो कर देंगे। पिछले साल की बजटरी एलोकेशंस जो हैं उसमें आप पूरा पैसा नहीं दे पाए, ना केंद्र दे पाया, ना राज्य की सरकार दे पाई है, ना ही आपने जो आपके मैनिफेस्टो के वादे हैं वो आप पूरे कर पाए हैं। हर साल यदि आप अपने मैनिफेस्टो का भी बजट रखते, जैसे स्कूटी कितने बच्चों को दी जानी, बच्चियों को दी जाने वाली थी इस बजट में, क्योंकि पिछले 2-3 बजट्स में तो उसका कोई जिक्र आपने किया नहीं, तो वो यदि यहां पर होता। इस समय जो सबसे ज्यादा लोग सफर कर रहे हैं वो है लोगों के रोजगार चले गए हैं, जो प्राइवेट जॉब्स में भी हैं उनसे एक व्यक्ति की भी सैलरी पूरी नहीं दी जा रही है, 4-4 लोगों का काम कराया जा रहा है, लगातार उनके सर पर बेरोजगारी की तलवार जो है मंडरा रही है, उनके सर पर टंगी हुई है। सरकार की तरफ से आज बेरोजगारी को ही रोजगार बता दिया गया है, और जो महिलाएं हैं जिनके किचन में आग लग चुकी है उनको राहत देने की कोई योजना यदि इस सरकार के द्वारा कोई घोषणा की जाती है तो उसका स्वागत किया जाएगा। लेकिन प्रदेश की आर्थिक स्थिति, हालांकि आप भी जैसा मैंने शुरुआत में कहा था कि आप बहुत लॉजिकल बात करते हैं, आपको भी ये अच्छी तरह से पता है कि कितने प्रावधान सरकार इसमें कर सकती है, कितनी राहतें दे सकती है, कितनी लिमिट है। विकास जी, चैलेंजेस तो बहुत सारे हैं, इसमें 2 पॉइंट और नए जोड़ रहे हैं, एक महंगाई का जोड़ रहे हैं और एक बेरोजगारी का, अनएम्प्लॉयमेंट का जोड़ रहे हैं। दोनों ही चिंताएं सरकार की भी हैं। बिल्कुल है। देखिए, महंगाई के मामले में हम सीधे जो बात आती है आजकल इनडायरेक्ट टैक्सेशन में, वो तो जीएसटी की आती है। पुनीत जी, आजकल जीएसटी को बजट में कंसिडरेशन तो रहता नहीं है, इसलिए मुझे लगता है कि उसको हमें अलग रखना चाहिए। अब महंगाई, अगर मान लीजिए हम शराब के ऊपर कुछ और सुसंगत करारोपण करते हैं तो इससे महंगाई कम ज़्यादा का कोई सवाल नहीं उठता है। हाँ, ये बात जरूर है, मैं एक पॉइंट आउट करूंगा कि कांग्रेस की भी बीच में 15 महीने की सरकार रही, चुनावी वादा था कि हम पेट्रोल के ऊपर प्रदेश सरकार द्वारा आरोपित करों को कम कर देंगे, लेकिन हमने देखा था कि प्रथम महीने में ही कांग्रेस की सरकार ने उन करों को और बढ़ा दिया था मध्य प्रदेश में। तो मिथुन जी और कांग्रेस
स्वयं समझते हैं कि क्या स्थितियां परिस्थितियां हो विकास जी, सकती हैं, आम क्या जनता काम का किया एक जा आम जनता सकता के है मन में मध्य प्रदेश की हमेशा से सरकार बजट के को लेकर द्वारा। कुछ पैरामीटर्स रहे हैं। वो हमेशा 2 पैरामीटर्स पर देखती है, उनको क्या सस्ता क्या महंगा मिला, अगर केंद्रीय बजट होता है तो कर में उनको कितनी छूट मिली, डायरेक्ट, क्योंकि उनको यही समझ में आता है। अब बहुत पिछले कुछ सालों से बजट के स्वरूप भी बदलते जा रहे हैं। स्वरूप इस नाते बदल गए हैं कि वो पैरामीटर्स हट गए हैं, बजट जिस तरह से जिस अंदाज में पेश किया जाता था वो तरीका बदल गया है। मध्य प्रदेश में हम देखते हैं कि जो केंद्र में होता है उसका एक रिफ्लेक्शन दिखता है कुछ नई चीज़ों के साथ में। आप क्या एक्सपेक्ट करते हैं, पार्टी क्या एक्सपेक्ट करती है, अब इन चैलेंजेस के बीच में आप क्या नई बात लाएंगे? देखिए, 2-3 बातें मैं कहता हूं जो केंद्र के बजट में थी। किसानों के कल्याण के लिए जिस ढंग की योजनाएं बनाने का प्रावधान है, आप देखेंगे कि केंद्र सरकार ने इस बार विशेषतः है कॉटन परचेज के लिए एक बड़ा बजट एलोकेशन किया है, जो कि पिछले सालों के मुकाबले काफ़ी ज़्यादा है, ताकि कपास का भाव अच्छा मिल सके। मध्य प्रदेश में 6 जिले ऐसे हैं जो कॉटन में एकदम हीरो हैं। सरकार उनके ऊपर फोकस करेगी कि कॉटन का रकबा हमारा कैसा बढ़ सके। नंबर दूसरी बात में आप देखेंगे कि जल मिशन जो चालू किया गया, गांव-गांव तक नल के माध्यम से घर-घर तक पानी पहुंचाने का कार्यक्रम है। पिछले साल में भी मध्य प्रदेश में बहुत अच्छा काम हुआ। इस साल और मध्य प्रदेश की सरकार कैसे इसे पूर्णता की ओर ले जाए, केंद्र सरकार के द्वारा प्रदत्त फंडों के माध्यम से उसके ऊपर काम होगा। सड़कों के लिए बजट राशि का प्रावधान केंद्र सरकार ने बढ़ाया है, उसका मध्य प्रदेश में हम सदुपयोग कर पाएंगे। और मध्य प्रदेश का एक, आपने भी पुनीत जी इस बात की सहमति दी है कि मध्य प्रदेश में केंद्र योजनाओं को लेकर उत्साह के साथ काम किया जाता है, टारगेट्स पूरे किए जाते हैं। और तो और ये हमारी खुशकिस्मती रही है कि हमारे टारगेट्स पूरे होने और अन्य प्रदेशों के चूकने के बाद उनके हिस्से का भी अलोकेशन हमें मिल जाता है। देखिए, और जहां तक पिछले बजट में खर्च किए गए पैसे की बात है, मेरा एक छोटा सा सवाल, क्योंकि हमारे पास वक्त बहुत कम है, कुछ ही वक्त बाद हम देखेंगे कि ये कार्यवाही शुरू हो जाएगी। एक छोटी सी बात मैं पूछता हूं, क्या कोई राहत हम इस वक्त दे सकते हैं? क्योंकि इन चैलेंजेस के बीच में जैसे आंकड़े आएंगे, आंकड़ों के आधार पर कुछ घोषणाएं होंगी, लेकिन क्या महंगाई से रिलेटेड आप कोई राहत इस बजट में दे सकते हैं? लॉजिकली क्या ये संभव है? नहीं, बिल्कुल सरकार इसका प्रयास करेगी, वित्त मंत्री जी इसका प्रस्तुतिकरण करेंगे। और देखिए, मध्य प्रदेश में प्रदेश सरकारों के पास में आजकल किस तरह से सरकारी पैसे का व्यय किया जाए, योजनाओं का व्यय किया जाए कि लोगों की परचेजिंग पावर बढ़ जाए। मतलब महंगाई को काउंटर करने के लिए परचेजिंग पावर बढ़ जाए। परचेजिंग पावर बढ़ना मतलब इनकम बढ़ना। और आप देखेंगे पुनीत जी, आपने स्वयं बताया कि कैसे 18% परचेजिंग पावर पर कैपिटा इनकम हमारी बढ़ी है। ये मध्य प्रदेश सरकार का फोकस है। ठीक है, इस पर मैं एक रिएक्शन लेना चाहूंगा। जीवन को स्तर को पर कैपिटा इनकम का एक आंकड़ा आया आर्थिक सर्वेक्षण रिपोर्ट में, उस पर कांग्रेस पार्टी ने कहा कि ये सब कुछ आंकड़ेबाजी है, इसमें झूठ है। लेकिन इसी तरह के आंकड़े उन्हीं संस्थाओं के द्वारा, उन्हीं विभागों के द्वारा पहले भी आते रहे। कांग्रेस को क्या आपको लगता है कोई होप नहीं है, या हम ये शुरुआत से तय कर चुके हैं कि हम आने के पहले इसका विरोध करेंगे? नहीं, हम तो आंकड़ों तथ्यों के आधार पर बात कर रहे हैं। राष्ट्रीय एवरेज से जब आप कंपेयर करते हैं तो 35% आमदनी कम है मध्य प्रदेश के लोगों की। मतलब बाकी राज्यों में तो ये बढ़ी है ना, तो 35% मध्य, तो ये जो कहा जा रहा है कि मध्य प्रदेश की जनता जो है खूब कमा रही है, खूब खर्चा कर रही है, पैसों की बारिश हो रही है मध्य प्रदेश के लोगों पर। मध्य प्रदेश में 45% ऐसे लोग हैं जो बेहद गरीब हैं, गरीब भी नहीं, सरकार की गरीबी रेखा के अनुसार। और ये जो विभिन्न वर्गों के लिए आपने योजना चलाई थी, जैसे आप अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम को बंद कर रहे हैं, अनुसूचित जनजाति के जो लोग हैं उसका अभी सप्लीमेंट्री बजट में 25,000 करोड़ में से केवल 400 करोड़ रुपए आपने एलोकेट किया था। महिलाओं के लिए जो कुपोषित जो डिलीवरी के समय उनको पैसा दिया जाता था वो आपने खत्म कर दिया। पेट्रोल डीजल सिलेंडर पे राहत की बात तो करना ही पाप है। और केंद्र की जो बातें कही जा रही थी, केंद्र की सरकार के बारे में भी बात करना व्यर्थ है, क्योंकि 39 लाख करोड़ का व्यय है और 19 लाख करोड़ की हमारी आय है। उसमें वित्त मंत्री जी 20 लाख करोड़ का अलग से पैकेज घोषित कर देते हैं।
तो ये आंकड़ों की बाजीगरी नहीं है तो क्या है? बजट का मतलब होता है, कांग्रेस के सरकारों में जो हुआ करता था कि कहां कहां राहत मिलेगी, क्या महंगा होगा, क्या सस्ता होगा। आज भाजपा का कहना है कि जो पेट्रोल डीजल के दाम है वो सब अंतरराष्ट्रीय कीमतों से शासित होते हैं, लगातार दम बढ़ रहे हैं, चुनाव की वजह से यहां बढ़े नहीं, लेकिन चुनाव के बाद बढ़ जाएंगे, भले ही अंतरराष्ट्रीय कीमतें कभी भी बढ़ी हों। मध्य प्रदेश में आज स्थिति यह है कि जीएसटी कलेक्शन को लेकर के जो केंद्र का हमारी राशि है वो आ नहीं पा रही है। सरकारी जो कर्मचारी हैं उनकी पेंशन को लेकर के कोई योजना नहीं, उनको वेतन दिया नहीं जा रहा है, तो काल्पनिक वेतन वृद्धि कर्मचारियों को बताई जा रही है। तीखे सवालों के साथ तैयार रहेंगे और जवाब देने के लिए विकास बोंद्रिया जी और उनके तमाम सहयोगी तैयार रहेंगे। मैं छोटा सा ब्रेक मुझे यहाँ लेना पड़ेगा। ब्रेक के बाद कोशिश करेंगे कि पुनः आप दोनों से हम जुड़ सकें। कुछ ही समय बाद विधानसभा में ये जो बजट पेश होना है, इस बजट को पेश करने से पहले कैबिनेट की मीटिंग होनी है। जैसी तस्वीर अपडेट आएगा दर्शकों तक हम पहुंचाते रहेंगे और हमारे साथ एक्सपर्ट भी दिन भर जुड़े। चैलेंजेस, इसमें थोड़ी सी चर्चा इसकी भी कर लेते हैं। विकास जी, अब की बार सबसे बड़ा चैलेंज आपको क्या नजर आ रहा है इस बजट को पेश करते समय सरकार के सामने, वित्त मंत्री जी के सामने? देखिए, चैलेंज तो ये है कि हमें उद्योग धंधे कैसे कोरोना के इस महामारी के दौर में जो हताहत हुए थे वो वापस कैसे स्थापित हो सके, नए उद्योग धंधों के स्थापन के वृद्धि दर में जो कमी आई थी उसमें कैसे हम अग्रसर हो सकें, ये एक चैलेंज है हमारे पास में। स्कूल एजुकेशन में बच्चे स्कूल एजुकेशन के मामले में स्कूलों से थोड़ा सा दूर हो गए थे कोरोना काल में। इसमें एक सामाजिक स्वभाव में भी परिवर्तन आता है। बहुत से बच्चे अपने घरों पे रहने लगे, आसपास काम करने लगे। उन्हें स्कूलों से वापस कैसे जोड़ा जाए, प्राथमिक शिक्षा को और कैसे बेहतर बना सकें, इसके लिए हमें काम करना है। और देखिए, जो महंगाई की बात की जा रही है, भारतीय जनता पार्टी की मध्य प्रदेश सरकार ने भी और राष्ट्रीय सरकार ने भी अपने आरोपित करों में आप देखेंगे 3-4 महीने पूर्व कमी लाई थी। वो केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार के ही गवर्नड स्टेट्स में कमी हुई। मैं यह आरोप लगा रहा हूं कि कांग्रेस के द्वारा शासित प्रदेशों में भी उसमें परहेज रखा गया। इसलिए कांग्रेस का यह आरोप कतई नहीं बनता है कि पेट्रोलियम प्रोडक्ट्स के बारे में मध्य प्रदेश में भारतीय जनता पार्टी की सरकार का रुख कोई जनता विरोधी रहा है। एक बड़ा चैलेंज जैसा हमेशा से रहता है कि कृषि को हम कैसे बेहतर बना सकें, किसानों की आय बढ़ा सकें, लेकिन हमें इस मामले में भी सफलता मिली। आप देखेंगे खेती किसानी जोखिम का धंधा है। हाल में ओलावृष्टि हुई, लेकिन हम मध्य प्रदेश में उसके राहत का वितरण कर पाए, किसानों को राहत पहुंचा पाए, ओलावृष्टि पीड़ित किसानों को। पिछली रबी फसल तक के किसानों के बीमा क्लेम को सरकार ने अब वितरित कर दिया है, किसानों के खातों में पैसा चला गया है। और उस क्लेम के पैसे जो किसानों को प्राप्त हुए हैं उसका बैंक दीगर इस्तेमाल। 2-3 बातें, अगर आप किसानी क्षेत्र की बात करेंगे तो अब की बार जो किसान आंदोलन हुआ, फिर वापसी हुई उन कानूनों की, इसके बाद एक एनवायरनमेंट बना, फिर मध्य प्रदेश में खाद की जो कमी थी उसकी कुछ तस्वीरों ने भी सरकार को परेशान किया है। अब की बार वो सारे मुद्दे भी विपक्ष उठाने के लिए तैयारी कर चुका है। जैसा आपने देखा कि वो किसानों के मुद्दे पर सबसे बड़े सवाल और सबसे अधिक सवाल लगा रहे हैं। अपने समय की कर्ज माफी के आंकड़े भी बार बार सरकार से पूछते हैं और इस सरकार में जो खाद की कमी रही उस पर भी प्रश्न उठाते हैं। इनके सेक्टर में, इस सेक्टर में आप उस वर्ग को साधने के लिए क्या कर सकते हैं? क्या ज़्यादा करना पड़ेगा? क्योंकि हमने देखा केंद्र का बड़ा फोकस केवल और केवल किसानी पर रहा है, किसानों पर रहा है। नहीं पुनीत जी, देखिए, कांग्रेस का जो कर्ज माफी का